की व्यवस्था स्थापित हुई। हमने अत्यंत हर्ष के साथ माननीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा आयोजित इंटर्नशिप प्रोग्राम के 10वें दिन के समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर विंध्याचल यादव को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर विंध्याचल यादव हिंदी साहित्य एवं भाषा अध्ययन के क्षेत्र में सक्रिय युवा शिक्षाविद एवं शोधकर्ता हैं। वर्तमान में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाराणसी के कला संकाय के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। अध्यापन एवं शोध के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि आधुनिक हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान, आलोचना तथा भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषयों में रही है। डॉक्टर यादव विद्यार्थियों के बीच अपनी सरल समाजपरक एवं शोधोन्मुख शिक्षण शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कार्यशालाओं तथा अकादमिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की है। उनके अनेक शोध पत्र शोध पत्रिकाओं एवं संपादित ग्रंथों में प्रकाशित हो चुके हैं। वे उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ डॉक्टर यादव जी विभिन्न अकादमिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हिंदी भाषा एवं साहित्य के संवर्धन, भारतीय संस्कृति मूल्यों के प्रसार तथा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु उनका योगदान उल्लेखनीय है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोध शब्द जो है आपको थोड़ा पहले मिल रहा है सुनने को। इसके पहले सामान्यतः पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शोध के विषय में, रिसर्च के विषय में आपको सुनने के लिए मिलता रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति या कहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह योजना बनाई है कि आप, मैं समझता हूँ चतुर्थ सेमेस्टर में होनी चाहिए, चतुर्थ में हो, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ में अब आ गया है। तो फोर्थ सेमेस्टर के बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आपको शोध से संबंधित कुछ जानकारियाँ हासिल करनी है, जिससे कि आगे आप शोध में जल्दी से इन्वॉल्व किए जा सकें। यानी हमारी सरकार या जो हमारे शिक्षाविद हैं ये चाहते हैं कि जो नया ब्रेन है, न्यू ब्रेन है ना, जो ताज़ा दिमाग है, वह शोध में प्रवृत्त हो, तभी जाकर हम कुछ नई चीज़ें, कुछ मौलिक चीज़ें, यानी कि जो पहले नहीं सोचा जा सका है, उस तरह की चीज़ों को सोच पाएंगे या कर पाएंगे। तो यह एक अच्छा विचार। अब यह व्यवहार में कितना उतर पाएगा या तुम लोग कितना उसे साकार कर पाओगे, या तो वक्त बताएगा। जाहिर सी बात है, पहली पीढ़ी आप है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो दुखद पक्ष है या नकारात्मक और खराब पक्ष है, उसका भी भुक्तभोगी आप हो रहे हैं, उसके भी भुक्तभोगी हो रहे हैं। और जो उसके अच्छे पक्ष हैं वो अभी आप पर पूरी तरह उतर करके नहीं आ पाएंगे। उसकी जो फलश्रुतियाँ हैं, अच्छे रिजल्ट आउटकम्स हैं, वो बाद की पीढ़ी को मिलेंगे, लेकिन नुकसान तो तुम्हारी पीढ़ी को मिलेगा, है ना। यह बात तो है, उसको आप झेलना। हम लोग भी चूँकि आपसे जुड़े हुए पढ़ाते हैं, वो इस चीज़ को महसूस करें। तो सबसे पहले बच्चों शोध के बारे में बताऊँ तो देखिए, शोध शब्द को लेकर के कई दूसरे भी शब्द चलते हैं। जैसे अन्वेषण चलता है, गवेषणा हिंदी में चलता है, और खोज भी आप कर सकते हैं। रिसर्च तो अंग्रेजी में कहते ही हैं उसको। डिस्कवरी भी एक शब्द है जो इसी से मिलता जुलता है ना। तो ये सारे जो शब्द हैं, इन सब सारे शब्दों का अर्थ वैसे तो अलग है। जैसे गवेषणा का अर्थ बहुत अलग है। गवेषणा भारतीय ज्ञान परंपरा का पुराना शब्द है, जिसमें जब धन के रूप में मुख्य रूप से गायें ही होती थी, गाय, है ना। यानी कि गाय जंगल में चराने गए हैं, कहीं खो गई या इधर उधर रास्ता भटक गई, तो गाय को ऐसा वाले खोजना, उसका पीछा करके उसको खोज लेना, तो गाय खोज लेने को गवेषणा कहा जाता है। लेकिन अब यह शब्द जो है किसी तरह के खोज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अब अन्वेषण है, उसमें भी ऐसा लगा हुआ है, तो अन्वेषण शब्द भी यही जो है वो पीछा करना, यानी कि अन्वेषण माने किसी चीज़ के पीछे अनुगमन करके
उसको खोल देना, यानी कुछ पहले से ज्ञान प्राप्त है, कुछ सूचनाएं आपको मिली हुई है, अब आप उसको खोलें। जैसे मान लीजिए आपको गोदौलिया जाना है, कोई दुकान खोलनी है, अब आपको एकदम पता ना हो गोदौलिया कैसे जाना है, तो हो सकता है आप हाईवे चले, माने उत्तर जाने की जगह दक्षिण चले, लेकिन अगर आपको बताया जाएगा पहले लड़का चले जाना, वहाँ से गोदौलिया का तो पकड़ लेगा, तो सीधे गोदौलिया उतार देगा, फिर वहाँ से इधर या उधर है ना बताएगा, तो आप उस दिशा में जाएंगे तो शायद वो जगह खोलने नागरिक प्रचार सभा पहुँच जाए। कहने का मतलब कि पूर्व प्राप्त ज्ञान या तथ्यों के आधार पर किसी चीज को खोज लेना अन्वेषण है ना। ये तो सर्वथा नई चीज, जैसे आविष्कार सब प्रयोग करते हैं, तो आविष्कार में बच्चों सर्वथा नई चीज खोज लेते हैं। कई बार आप खोजने कुछ चलते खोजा कुछ चलता, उसको भी डिस्कवरी शब्द का प्रयोग किया है ना, माने कि है वो, ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, पर आपने वो कवर था, डिस्कवर था, खोल दिया है ना, जो पैम्पर्ड था उसको खोल दिया, कवर हटा दिया। जैसे कोलंबस चला खोजने इंडिया को, लेकिन वो अमेरिका चला गया, उधर खो जाया। तो कई बार ऐसा तो नहीं था कि वो अमेरिकन द्वीप थे, नहीं थे, लेकिन हवा के रुख और परिस्थितियों के रूप में ऐसा संभव कर दिखाया, वो चला गया, तो वो डिस्कवरी हो गई, यानी कि जो था उसको हमने खोज दिया या खोल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों, चाहे वो डिस्कवरी हो, चाहे वो नई चीज़ को खोज लेना, नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेना हो, चाहे पुराने ज्ञान के आधार की कोई किसी नए निष्कर्ष तक पहुँच जाना हो, ठीक है, या किसी पुरानी बात को या तय माने स्थापित मान्यता को नए दृष्टिकोणों से देख लेना हो। जैसे हम उसी चीज़ को पहले दूसरे नजरिए से देखते थे, और जैसे स्त्री शिक्षा को लेकर के पहले दृष्टिकोण ये था कि भाई स्त्री को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उससे स्वतंत्रता देंगे, वो बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है, नैतिक पतन का शिकार हो सकती है। ऐसा साहित्य में भी तुलसीदास ने लिख दिया, और लोकगीतों में भी हमारे समय के प्रसिद्ध एक लोग गायक और नेता अपने वर्तमान रूलिंग पार्टी के जीवन में जो गायक भी थे हैं भी, उन्होंने गाया कि बबुनी के लागल व शहरे का हवा तो नहीं पढ़ावा, यानी कि शहर में लड़की भेजी जाएगी, पढ़ाई जाएगी, तो उसके नैतिक पतन। तुलसीदास की बात में कर रहा था, उन्होंने लिखा कि जीव स्वतंत्र भय नारी महावृष्टि चली टूटी क्यारी, यानी ये सब महावृष्टि में बहुत बरसात हो जाए तो क्यारी टूट कर बिखर जाती, क्यारी जिसमें पानी भरा रहता है, उसकी मेड़ जो है वो टूट जाती है और चारों तरफ पानी बिखरने लगता है। वैसे ही स्त्री अगर स्वतंत्र हुई तो महावृष्टि जो टूटी क्यारी जिन स्वतंत्र धन मिले नारी। तो यानी स्त्री की स्वतंत्रता और उसके शिक्षा वगैरह को लेकर यह दृष्टिकोण एक दृष्टिकोण है, लेकिन आज एक बदलाव हुआ दृष्टिकोण है कि अगर हम स्त्री को स्वतंत्र करेंगे और उसे अवसर देंगे और उसको शिक्षित करेंगे तो वह अनैतिकता नहीं फैलाएगी, बल्कि समाज में ज़्यादा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़िया नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकेगी और उससे स्वस्थ समाज का विकास हो पाएगा। यह एक दूसरा दृष्टिकोण। तो बच्चों, कई बार स्थापित मान्यताएं भी समय के साथ दृष्टिकोण बदलने से बदल जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें सोच के करते हैं, यानी कि कोई तुमसे पूछे कि शोध का मतलब सिर्फ क्या नई बात खोज देना होता है, नहीं, या शोध का मतलब किसी पुरानी बात को नए ढंग से पेश कर देना होता है, नहीं, ये सब मिला जुला है। यानी कि शोध का मतलब कि नवीन ज्ञान प्राप्त करना भी शोध है, पुराने कुछ जानकारियों के आधार पर नई जानकारियां हासिल कर लेना भी शोध है, और कोई चीज़ है पर कोई जानता नहीं कि हाँ ये चीज़ है, पर आपने उसको खोज दिया, देख लिया। जैसे भाई गुरुत्वाकर्षण मुझे जाने के पहले भी गुरुत्वाकर्षण था, ऐसा नहीं था कि न्यूटन के सिर पर जब सेब गिरा तो उसके पहले से हवा में चला जाता होगा। सेब हमेशा गिरता होगा तो जमीन पर ही गिरेगा, लेकिन जब उसके सिर पर गिरा तो उसने देखा करे ये टूटा तो ऊपर क्यों गिर गया। आजकल तो लीचू में खूब बच्चे आम मार रहे हैं, आम को गिराते हैं मार के, आम भी नीचे ही गिरता है और जिस चीज़ से मारते हैं वो भी नीचे ही गिरता है। अब सवाल है उसके पर्यवेक्षण का, सूक्ष्म रिव्यू का, है ना। आपने कैसे उसको बहुत थारोली रिव्यू किया, गहराई से कैसे आपने उसको देखा है,
तो रेखांकित कर दिया कि नहीं, इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको खींच रही है। यह भी रिसर्च के अंतर्गत है ना। तो बच्चों ये है रिसर्च का एक सामान्य परिचय, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में सरल भाषा में सरल शब्दों में यह बात बैठ जाए कि शोध करने का मतलब जितने तरह के तरीके हैं ज्ञान के किसी स्रोत तक, स्रोत के मुहाने तक पहुंचने के, वे सब रास्ते और वो पूरी प्रक्रिया शोध के अंतर्गत है। शोध सिर्फ निष्कर्ष को नहीं करते कि हमें कोई नया निष्कर्ष दे दिया तो वो शोध हो जाएगा, उस रास्ते को भी शोध में शामिल है। जिस रास्ते से आप होकर गुजरते हैं उस पूरी प्रक्रिया, उस पूरे प्रोसेस को भी रिसर्च में हम शामिल करेंगे। सच बात ये है कि बिना व्यवस्था और बिना प्रक्रिया के शोध संभव ही नहीं। जैसे आपकी जेब में पेन है, कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि जैसे मैं कार की चाबी खोज रहा हूँ घर में चाबी है ना, घर में खोज रहा हूँ, पत्नी से कह रहा हूँ अरे चबिया कहाँ है ना, कहाँ रख ले रहे बच्चे से, लेकिन चाबी जेब में है। यानी कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि चश्मा लगा और चश्मे खोज रहे हैं मेरा कहाँ है। तो यह जो खोज है ये रिसर्च में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई खास चिन्हित समस्या नहीं है और कोई प्रक्रिया नहीं है। आप झटके से उठे चश्मा चाबी खोल रहे हैं, तो बच्चों हर तरह की खोज शोध नहीं है। वही खोज शोध के अंतर्गत आएगी जिसमें एक निश्चित प्रॉब्लम हो, निश्चित उद्देश्य हो उसको खोजने का, और साथ ही साथ एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाए, एक प्रोसीजर हो, एक पद्धति हो, और वो पद्धति ऐसी होगी जिसमें तार्किकता होनी चाहिए। यानी कि ऐसे ही नहीं, रैंडम नहीं, उसका एक चरणबद्ध होगा, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, और कोई चीज़ क्यों हो रही है उसके पीछे उसका कारण क्या है, उसकी एक तार्किक परिणति की रीजनेबल प्रोसीजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी चीज़ हम खोज रहे हैं उस खोज में प्रोसीजर होगा, तर्क होगा, साथ ही साथ बच्चों ऑब्जेक्टिविटी होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब बच्चों ये होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, जैसे मान लो मेरे झगड़े मेरी पत्नी से होते हैं, मान लो ऐसा है, ठीक है, मान लो होते हैं। अब इस आधार पर मैंने निष्कर्ष निकाल लिया कि अरे लड़कियां तो सब ऐसी ही होती है, बहुत बेवकूफ और बेहुदा, ठीक है। यह एक सब्जेक्टिव रिसर्च, यह सब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। जैसे ये कहा देना कि सारे बच्चे गधे हैं, ठीक है भाई, आपका हो सकता है कोई विषय इसका मूर्ख हो, तो इस आधार पर सारे रिसर्चर्स को आप मूर्ख नहीं कर सकते। या इसी तरह टीचर्स के बारे में, अगर भाई ने 3-4 टीचर आपको पढ़ाए और 3-4 टीचर ने बहुत खराब पढ़ाया, तो आप अगर निष्कर्ष निकालेंगे कि BHU के सारे टीचर मूर्ख, तो बच्चों यह रिसर्च जो है ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, सब्जेक्टिव सी, क्योंकि वो आपके व्यक्तिगत अनुभव और बहुत छोटे सैंपल पर आधारित। एक स्त्री के व्यवहार के आधार पर सारी स्त्रियों के व्यवहार को डिफाइन नहीं कर सकते। एक जात, कोई जात विशेष का व्यक्ति है, उसने कोई गलती की तो उसकी पूरी जात को नहीं कर सकते। वो ये चमार है तो चमार ऐसे ही होती है, ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण ऐसे भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो बच्चों रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण करते हुए लिखा है मैंने उसमें। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों की, खोज तार्किक हो, वस्तुनिष्ठ हो और एक प्रोसीजर का इस्तेमाल कर रही हो, साथ ही साथ उसमें एक प्रामाणिकता भी जरूरी है, यानी कि उसे एविडेंस के आधार पर प्रूव किया जा सकता। कोई भी बात हम ये ही नहीं कर रहे है ना, उसके लिए आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, तब जाकर के आप जो है कहेंगे कि हाँ ये शोध है। और इन सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो खासतौर पर विज्ञान के रिसर्च में ज़्यादा देखी जा सकती है, जो सोशल साइंसेज और आर्ट्स के रिसर्च है उसमें उतना वो नहीं पता चलती, जिसका नाम है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब पुनर्परीक्षण किया जा सके, पुनर्परीक्षण योग्य, यानी कि जो काम आप कर दिए, जो रिसर्च कर दिए, अब अगर जैसे मैं कोई रिसर्च कर दिया, अब तुमने से कोई उठे और उसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए जाए तो उसे भी वही रिजल्ट मिलना चाहिए जो रिजल्ट मैंने पाया। समझ गया? इसका मतलब ये है
सत्यापित किया जा सके, उसी पद्धति पर, उसी प्रक्रिया पर चल रहे हैं। समझिए? तो ये कुछ विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब जो अभी आपको मैंने भेजा उसमें सब लिखा हुआ है। इसलिए आपको ये ना परेशान होइएगा कि भूल जाना कौन कौन विशेषता आपको मिलेगी, वो लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे, सिर्फ उसको समझने की प्रयास करना है। तो बच्चों एक तो ये थी हिंदी में, एक बच्चों बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया, एक विशेष अधिकारी थे श्रीलाल शुक्ल, लखनऊ में रहे अब तक। उनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, नाम सुना किसी? हिंदी वालों ने सुना हुआ, बल्कि पढ़ा भी हुआ। राग दरबारी बच्चों जिसने नहीं पढ़ा, जो दूसरे डिसिप्लिन के लिए है, वो भी कभी मौका मिले तो पढ़े। बहुत ही वैज्ञानिक और मजेदार उपन्यास व्यंग्य है उसमें, भारतीय लोकतंत्र को लेकर, व्यवस्था को लेकर। दूसरा बच्चों शोध को लेकर भी व्यंग्य किया है श्रीलाल शुक्ल। शोध को लेकर कहा है कि शोध का मतलब रिसर्च, रिसर्चर का मतलब घास खोदने वाला, घास खोद रहा है। रिसर्च करना मतलब घास खोदना। मजा लिया है, यानी कि कई बार रिसर्च बहुत कूड़ा और बहुत खराब होते हैं, इसीलिए चूंकि भिन्न भिन्न विभागों में हर साल, हिंदी विभाग में बच्चों हर साल कम से कम मैं समझता हूँ कि 100 शोध पत्र, शोध ग्रंथ जमा होते हैं, 100 के आसपास। हर समय 300 से 400 रिसर्च स्कॉलर होते हैं हिंदी विभाग, छोटे विभागों में कम रहते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी रिसर्च की बात करेंगे तो क्वालिटी रिसर्च उसमें 10% ही होगी, 90% क्वालिटी रिसर्च नहीं हो पाते। उसके अपने तमाम दूसरे कारण हैं, उसमें अभी जाने का वक्त नहीं है। लेकिन ये समझिए कि जब राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल शोध कार्य को घास खोदना कह रहे थे, तो उसका मतलब है कि पूरा करकट किस्म के रिसर्च का मजाक उड़ा है। और एक तरह से यह बोरिंग काम है, एक तरीके का बोरिंग काम है, यह भी वो बता रहे हैं। और जब मैं इस सब चीज़ को बता रहा हूँ सैद्धांतिकी को, तो ये भी कोई बहुत दिलचस्प नहीं है, ये तो मैं बहुत कोशिश करके इसे दिलचस्प बना के तुम्हें बता रहा हूँ। बच्चों देखो, शोध में सबसे पहली चीज़ जो बहुत जरूरी है, जहाँ से बातचीत की शुरुआत होनी चाहिए थी, जो कि मैं थोड़ा दूसरी तरफ से कर दिया, एक दूसरे सिरे से, लेकिन जो सही सिरा है, सही छोर है, जहाँ से बात शोध की होनी चाहिए थी, वो है रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति, जिसको हिंदी में कहेंगे। यानी अब ये शोध अभिवृत्ति क्या है? यानी कि जो छात्र है या सीखने वाला है, लर्नर है या रिसर्चर है, उसके भीतर वो रिसर्च का, शोध का कीड़ा है कि कीड़ा है ना? अगर वो कीड़ा नहीं होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं होगी, तो आप अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते या नहीं साबित हो सकते। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग वगैरह में भी और राज्य लोक सेवा आयोगों में भी अब एप्टीट्यूड का ही पेपर होगा। प्रीलिम्स में जीएस के साथ, जनरल स्टडीज के साथ सब्जेक्ट हटा के अब एप्टीट्यूड का ही पेपर होगा। क्यों? क्योंकि आपके ना प्रशासनिक अभिरुचि है कि नहीं, अभिरुचि और अभिवृत्ति ये दोनों सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लगभग एक ही अर्थ भी है। यानी कि आप में वो कीड़ा है कि नहीं शासन प्रशासन का। अब जैसे एक छोटा उदाहरण दूंगा, उसे तुम फट से समझो। बच्चों, मैं जब यहाँ रिसर्च में था, बीचू में मैंने रिसर्च कही में, तो मैं नगवा में, नगवा मतलब लंका पर जो रविदास गेट है, उसी में घुस कर अंदर जाओ तो नगवा मोहल्ला है, 80 तक चला जाता है, 80 नगवा में मैं रहता था। और बच्चों मैं अकेले ही रहता था, कभी पार्टनर नहीं रखा, और एक छोटा सा कमरा लेकर के तीसरे फ्लोर पर रहता था, यानी थर्ड। बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। तो मैं कई साल से, 2 साल से लगभग वहाँ था। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे फूफा जी, जैसा कि तुम सबके रिश्तेदार आते हो बेचू दिखाने, यहाँ पढ़ने का और पढ़ाने का बहुत बड़ा हिसाब, कि आपको पर्चा लगाने सुबह बहुत जाना पड़ता है। अच्छा नहीं जाएंगे तो नाराज भी हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे फूफा जी कैंसर से, हमें लगता है किडनी में उनको कोई कैंसर था, वो आए जो है दवाई लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो कैथेटर लगा हुआ, जो पेशाब की नली होती है, जिसमें पेशाब की रखा रहता है, तो वो ऐसे पकड़े हुए, तब तक इतने ठीक थे, उसी भी चढ़कर मेरे खबर
खाना वाना खा फिर हम अस्पताल निकले। तो जब बच्चों वो सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर चढ़ गए, आखिरी सीढ़ी पर चढ़े, तो हाँकते हुए उन्होंने कहा कि बाबू कुल 47 सीढ़ी आओ, 47, ठीक है। मैं 2 साल से वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, दौड़ कर चढ़ जाता था, लेकिन मैंने कभी नहीं गिना। बच्चों वे क्यों गिने, उन्होंने क्यों गिना? वे पेशे से मिस्त्री थे, राजगीर थे, यानी घर बनाने वाले मिस्त्री, जो ये घर दीवार जोड़ते पेशे से थे। तो आंकड़ाबाजी और आंकड़ा यानी कितना बालू लगेगा, कितना ईंटा लगेगा, कितना कई किलो कई टन सरिया लगेगी, यानी वो जो एटीट्यूड है उस काम का वो उस व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद है। यही कारण है कि वह सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्वाभाविक तौर पर उसकी दिलचस्पी है कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। तो बच्चों ये जो माने कि उस काम करने वाले व्यक्ति विशेष की अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, वह उसको उसे काउंट कर रहा है। तो आपने पढ़ाई के समय, कोई चीज़ देखने के समय, कहीं घूमने के समय क्या वो एटीट्यूड है, तभी आप उस चीज़ को आप साथ साथ घूम के आ जाएंगे। अगर एटीट्यूड नहीं होगा, तो ऐतिहासिक एटीट्यूड नहीं है, तो आप इतिहास की कोई नई बात या कोई नया सवाल वहाँ से खड़ा करके नहीं आ पाएंगे, घूम के आ जाएंगे घास की मखमली, घास के मखमली एहसास के साथ या कुछ प्राकृतिक दृश्यों को अपने दिमाग में लेकर आएंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपको ये देखना होगा कि क्या आपके भीतर शोध की प्रवृत्ति है, आपको टटोलना होगा खुद, और अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको अपने भीतर रिसर्च एटीट्यूड डेवलप विकसित करना, यानी आदत में शुमार करिए, आदत में ले आइए कि हम किसी चीज़ को देखेंगे तो गौर से देखेंगे, क्या, कौन, कैसे, कहाँ इत्यादि के प्रश्न करें, कब, है ना। एक मतलब बच्चों ज्ञान के 2 मुख्य जो है आधार होते हैं, एक होती है जिज्ञासा और एक होती है समस्या। कुछ ज्ञान जिज्ञासा मूलक होते हैं, कुछ ज्ञान समस्या मूलक। जैसे आप जो है अगर गांव में रहे हैं तो सवेरे रात में जो है दिन ढलने पर अक्सर हम लोग अपने द्वार पर यानी कि छत के भीतर नहीं, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे चारपाई पर, चौकी पर लेके बच्चे जो है ऊपर आसमान के देखते थे, तरई मिलती थी, चांद कहाँ हुआ है, तारे कितने हुए हैं वगैरह वगैरह। तो बच्चों छोटे बच्चे आपसे सवाल करते हैं, आपने अपने बड़ों से सवाल किया होगा कि ये कौन तरई बात, तो दादी ने बताया, किसी ने बताया कि अरे ये तो सप्तर्षि है, मुर्दहिया तरई है, अरे मुर्दा ले आ रहे 4 कोने पर 4 लोग हैं, उसको मुर्दहिया तरई कहते हैं, सप्तर्षि मंडल इसको कहते हैं। तो बच्चों ये शुक्र तारा है या ये दूसरा तारा है जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है, यानी कि नक्षत्र की जो चीज़ें हैं उसको लेकर के आपके अंदर एक जिज्ञासा है, उस पर आधारित जो भी रिसर्च हो तो सब जिज्ञासा मूलक ज्ञान पर आधारित है। जैसे अब आपको चेचक हो गई, अब चेचक कैसे ठीक होगी ये समस्या मूलक मामला है, उसके लिए जो भी खोज होगी, जो भी चीज़ें होगी, है ना, बाढ़ क्यों आ रही है या कैसे जो है कोविड आ गया, इस तरह की तमाम चीज़ें, गर्मी बहुत अधिक है इससे कैसे निजात मिली, तो समस्या मूलकता। जैसे विज्ञान की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं बच्चों उसमें समस्या मूलकता है, लेकिन ज्योग्राफी में जो चीज़ें हैं अधिक से अधिक जिज्ञासा मूलक ज्ञान है, बहुत सी चीज़ जिज्ञासा मूलक। हालांकि जैसे भूकंप है, भूकंप जिज्ञासा मूलक भी है, समस्या मूलक। आपको किसी ने बताया भाई ये तो धरती जो है आजकल जिस तरह की ज्ञान परंपरा चल रही है उसमें तो धरती शेषनाग अपना पटी है ना, अब वो शेषनाग थक गए होगा, थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन भूकंप आ गया या कछुआ के पीठ पर धरती टिकी हुई है, यह देखो जी ऐसा वाला मामला है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो साइंटिफिक है तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लेट्स है, उसके जो प्लेट्स हैं वो सब सड़क नहीं है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, उसकी वजह से हमारे विचलन होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, जिसके बाद भूकंप आता है। तो बच्चों
ये जो जिज्ञासा का तत्व है, ये आपके भीतर कितना है, इससे आपकी शोध अभिवृद्धि प्रभावित है। तो अब आगे यानी कि जब आपको शोध वाला कोई सेक्शन पढ़ना पड़ेगा और 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में जहाँ भी वो काम दिया जाएगा, तो उसकी पहली तैयारी तुम्हें ये करनी है कि अब हर चीज़ को थोड़ा जिज्ञासा से देखिए, बाल सुलभ जिज्ञासा। जैसे हर चीज़ को बच्चे देखते हैं, जैसे मेरी नन्ही सी बेटी है 10 महीने की, तो कोई छेद माने कोई बिल या कोई जगह पा जाएगी, फर्श में कुछ है तो उसको ऐसे से करेगी, इसमें अंगुली डालने की कोशिश करती है, तो उसको पता है हर चीज़ को इसको खींचेगी पाएगी। यानी कि नन्हा बच्चा जैसे किसी भी हर चीज़ के प्रति वो क्यूरियस है, तो वो क्यूरियासिटी आपके भीतर होनी चाहिए। और बच्चों एक बात नोट कर लो कि प्रतिभा का बहुत गहरा संबंध आपकी क्यूरियासिटी लेवल से है। प्रतिभा अगर तुम सबका दिमाग निकाल लिया जाए और किसी लेबोरेटरी में उसका परीक्षण किया जाए तो बहुत फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन आप अलग अलग क्षमताओं में हैं, IQ बहुत अंतर नहीं, लेकिन असल में जो अंतर है प्रतिभा का वो इसी नाते आ रहा किस विषय को लेकर जिज्ञासा कितनी गहरी। जैसे किसी का खेल कूद में जिज्ञासा होगी, किसी की जिज्ञासा गीत वगैरह में होगी, गाने वगैरह में होगी, कौन गाना किसका है, किसी की जिज्ञासा पढ़ाई में होगी, किसी की जिज्ञासा किसी दूसरी एक्टिविटी में भी हो सकती है। तुम लोग गौर करो कि जिसमें तुम्हारी रुचि है, गहरी रुचि है, वो चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से याद होती हैं और समझ में आती है। और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मूल मसाला है यानी कि अध्ययन सामग्री है, उसके साथ तुम्हारी उपलब्धता है। अगर कोई अब मेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ, प्रोफेसर घर पैदा हुआ है, उसको एक बहुत कई हजार किताबों की लाइब्रेरी घर में मिल गई। जो किताब तुम्हें मान डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़नी है, अब तो जो इंटरनेट का जमाना आ गया, रुचि है तो आप पढ़ लेंगे, हम लोग समय वो संभव नहीं था। लेकिन हमारे साथ में जो प्रोफेसर घर का लड़का होगा, जो किताब मुझे अब देखने को मिली है वो उस समय पढ़ चुका, समझ गए। तो इससे क्या है कि अब वो ज़्यादा प्रतिभाशाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे रिसोर्स की प्राप्ति है। तो कनेक्शन कैसे उसका रिसोर्स से है, ये भी प्रतिभा को तय करेगा। और साथ ही साथ सोशल कनेक्टिविटी, यानी कि समाज में आप कितना उठते बैठते हैं, अनुभव से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जैसे लड़कियों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज में कि उन्हें उतना सोशल एक्सपोजर नहीं मिलता। अब जैसे मान लीजिए खिचड़ी पहुँचाने का, खिचड़ी समझते हो तुम? हाँ, एक जो है त्यौहार है, तो बुआ के यहाँ, दीदी के यहाँ चौथ और खिचड़ी पहुँचाई जाती है। अब किसी लड़की को यह अवसर नहीं मिलेगा कि तुम साइकिल पर चावल और तमाम चीज़ें बांधो और ले जाओ, बुआ के घर पहुँचा, बारात जाना है तो बारात लड़कियाँ भी जाने लगी, लेकिन बहुत घनिष्ठ संबंध हो नहीं जा पाती, उस तरह कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा समाज उस तरह का एक्सपोजर नहीं देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा समाज में निकलेगा, जो ज़्यादा समस्याएं फेस करेगा, जो ज़्यादा लोगों से जुड़ेगा, तो उसका अनुभव जगत भी उतना ज़्यादा समृद्ध होगा, विस्तृत होगा। इसी नाते उसके निष्कर्ष और निर्णय भी बेहतर होने लगेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि स्त्री या लड़कियाँ कम प्रतिभाशाली, उन्हें मौके कम मिलते हैं। सोशल कनेक्टिविटी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ ए स्टूडेंट्स टैलेंट। किसी भी बच्चे की प्रतिभा का बहुत गहरा संबंध उससे होता है। इसीलिए बच्चियों से मेरा विशेष आग्रह आता है कि अपने काम स्वयं करो, फॉर्म खुद भरो, अपना प्रवेश पत्र निकाल लेने खुद जाओ, अपनी फीस जमा करने खुद जाओ, ठीक है। ये नहीं अपना टिकट लेने खुद जाओ, ये नहीं कि दोस्त से कह दिया, भाई से कह दिया कि अरे आप चारों को मेरा लेकर। लड़कियाँ बहुत निर्भर करती हैं। उसका कारण ये है कि शायद उन्हें बात पता नहीं है कि उनकी यह निर्भरता उन्हें लगातार कमजोर कर रही है। जो आप कर सकते हैं वो जरूर करिए। आप अपना भाई पर, दोस्त पर या किसी भी दूसरे पर कम से कम निर्भर रहेंगे तो उससे आपकी क्वालिटी जो है ब्रेन और प्रतिभा संबंधी विस्तृत होती चली जाएगी। तो शोध के लिए ये सारी चीज़ जरूरी है कि खुद करके आप सीखें। तो कनेक्टिविटी, आपकी अवेलेबिलिटी, मैटर तक कैसे आप जुड़ते हैं उससे, और क्यूरियासिटी, ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी प्रतिभा को और आपके शोध अभिवृद्धि को डेवलप है। समझिए। अब जो अगली बात जो तुम्हें बतानी है कि भाई शोध जो तुम्हारे सामने समस्या आने वाली है कि कौन कौन से स्टेप, चरण कौन कौन से, समझ गए।
किसके बाद क्या करना होता है। क्योंकि मैंने बताया कि सब तरह की खोज शोध नहीं होती, शोध में एक व्यवस्थित चरणबद्धता होनी ही चाहिए। यानी कोई ऐसी खोज जो व्यवस्थित होगी, चरणबद्ध होगी, तार्किक होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, प्रामाणिक होगी, रेप्लिकेबिलिटी उसमें होगी, तभी वो शोध होगा। तो व्यवस्था क्या है, यानी कौन कौन चरण से गुजरोगे तब वो व्यवस्थित माना जाएगा। तो इसको बच्चों कहते हैं शोध के चरण। मुख्यतः वो 5 होते हैं, कहीं 6-7 भी मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों विषय का चयन, ये सबसे पहला, किस टॉपिक पर तुम शोध है ना, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है यानी समस्या की पहचान पहले आप करना। जब तक समस्या की पहचान नहीं करेंगे तब तक आपको वो टॉपिक मिलेगा ही नहीं जिस टॉपिक पर तुम्हें रिसर्च करना है। और जब तक टॉपिक तय नहीं होगा तब तक दिशा तय नहीं होगी, कुछ तय नहीं हो सकता। और बच्चों यह बहुत कहने में आसान है पर बहुत ही जटिल चीज़ है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक बहुत कठिन है। क्यों? इसलिए कि किस विषय पर शोध होना चाहिए, किस विषय पर शोध नहीं होना चाहिए, कौन सा टॉपिक शोध परक है, कौन सा टॉपिक पर बहुत से शोध हो चुके हैं, किस पर नहीं हो सकता, ये सब समझ जो है आपको बहुत लंबे समय के अध्ययन और अनुभव के बाद पता चलेगा। इसलिए तुम्हारी जो पहली समस्या शुरू होगी शोध के क्षेत्र में वो यही होगी कि भाई किस विषय पर शोध, समझ गया? यानी कि पहला चरण है रिसर्च का डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम, विषय चयन यानी समस्या का चुनाव, समझ गया? और बच्चों यह भी देख लो कि समस्या का चुनाव सब कोई नहीं कर पाएगा, वही कर पाएगा जिसके पास 3 चीजें रहेंगी। और कौन? पहली तो अभिवृत्ति यानी कि शोध अभिवृत्ति जिसके पास है, यानी आपके पास वो कीड़ा होना चाहिए रिसर्च, समझ गए? तब एक तो वो आदत में होना चाहिए, समझ गए? जैसे एक जो है लड़के को, छात्र को एक कोच ने हमारे की बॉक्सिंग सिखानी शुरू की, तो उससे कहा कि तुम अपना शर्ट उतारो और पहनो, टूटी पिटाओ फिर उतारो, पहनो फिर टूटी पिटाओ, ऐसा काम लगातार करवा रहे थे। तो छात्र जो है वो घबरा गया, कई दिनों बाद नाराज हो गया, भाई मुझे कब ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। तो बाद में उसे टीचर ने बताया कि ये जो शर्ट की बटन खोलकर निकालना, टूटी निकालना, फिर पहनना, फिर बंद करना, फिर निकालना, इसमें तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यानी कि आपको इतना आदत पड़ जाए उसको उसी तरह तेजी से खोलना, बंद करना, फिर पढ़ना, फिर मसल्स का जो है वो वार्म अप होना शुरू हो जाता है। तो शोध में जो वार्म अप है वो आपको पहले अपने एप्टीट्यूड में इम्प्रूवमेंट से शुरू करना है। यानी कि आपके अंदर वह जिज्ञासा का भाव, हर चीज़ को देखने के प्रति खास तरह का नजरिया रखना शुरू करना, आदत डेवलप करनी पड़ेगी। जिसके पास शोध अभिवृत्ति होगी वही पहले शोध समस्याकार को रेखांकित अंडरलाइन कर पाएगा। ये है प्रॉब्लम, समझ गए? दूसरी जो बात होगी वह होगी आपका अध्ययन। जिस क्षेत्र में तुम अध्ययन कर, जैसे जो संस्कृत के बच्चे हैं, जो सोशल साइंसेज के हैं, जो कोई फिजिकल एजुकेशन का है या कोई हिंदी लिटरेचर का है, जाहिर सी बात है कि आपका अध्ययन आपके क्षेत्र में होगा। तो आप अब जैसे हमारे संस्कृत के विद्यार्थी से हम कहें कि तुम हिंदी का कोई टॉपिक रिसर्च का बताओ, तो वो नहीं संभव है, क्योंकि उसके अध्ययन का जो एरिया ऑफ स्टडी है, यानी उसके अध्ययन का जो क्षेत्र है वह असल में संस्कृत, इसलिए वह शोध की समस्या का चुनाव भी वहीं से कर पाए, है ना? अगर आपने कभी खेती बाड़ी नहीं की है तो आप क्या जानेंगे कि प्याज कैसे नर्सरी में डालते हैं, कैसे फिर रोपाई करते हैं, है ना? हमारे बच्चे गांव गया, हमारा बच्चा उसने जो बच्चों लहसुन के खेत का है गेहूँ, क्योंकि वो क्या जाने लहसुन कैसा होता है, गेहूँ कैसा होता है। इसमें से तमाम लोगों ने मुरई का फूल देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मुरई देखा होगा, अगर देखा बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों जो आपका क्षेत्र है, अनुभव का अध्ययन, उससे ही समस्या है आप। इसलिए दूसरी बात है
कि समस्या का चयन कैसे करेंगे, समस्या का चयन अभिरुचि का विकास करना होगा और प्लस उस क्षेत्र विशेष में अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार जो क्षेत्र है उसमें आपको पढ़ना होगा। जैसे संस्कृत में है तो किसी का दर्शन में रुचि होगी, किसी का विषयों में रुचि होगी, किसी की रुचि साहित्य में होगी, किसी की रुचि संस्कृत के व्याकरण में होगी। तो जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉब्लम को, रिसर्च प्रॉब्लम को अंडरलाइन कर। और अंतिम बात, जो रिसर्च प्रॉब्लम को खोजने में, डायग्नोज करने में, जैसे बीमारी को डायग्नोज करता डॉक्टर, हाँ आपको ये चीज़ एलर्जी की वजह से होगी है तो आप धूप में न जाइएगा, नहीं तो फिर आपको चकत्ते पड़ जाएंगे। तो डायग्नोज जो करना है, तीसरा जो आधार होता है बच्चों, वह होता है वर्क करना, काम करना। जब फंक्शनल आप नहीं होंगे, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में फील्ड में उतरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि भाई आप बीएचयू में बरसात के दिनों में मच्छरों की समस्या पर काम करके दिखाइए। तो जब आप बरसात में बीएचयू कैंपस में घूमेंगे और जगह जगह इकट्ठा पानी, पत्तियों वगैरह का अध्ययन करेंगे, तमाम काम करेंगे, साफ सफाई में जाएंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये और समस्याएं हैं, है ना। तो किन दूसरे कारणों से भी मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां पनप रही हैं। जब आप काम करने उतरेंगे तभी उस फील्ड की दूसरी समस्याओं से परिचित हो सकेंगे, जो समस्या सामान्यतः अभी दूसरे लोगों ने सोच उस पर नहीं किया है। जैसे जो सफाई कर्मी है, बीएचयू के जो सफाई कर्मी है या जो माली है, आप उससे पूछेंगे तो ऐसी बहुत सी समस्याएं वो बता देगा जो समस्या सामान्यतः वनस्पति विज्ञान विभाग यानी बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को नहीं समझ गए, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे एक बार अभी जल्दी हम गए, जो यहाँ का बागवानी डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर है, तो जो हॉर्टिकल्चर में एक आम का पेड़ खड़े खड़े सूख गया था और बीएचयू में तमाम पेड़ ऐसे सूख गए। तो एक अफवाह फैली थी कि बीएचयू के जो प्रशासनिक लोग हैं वो लकड़ी बेचने के लिए आरोप लगाया, बच्चों ने लगाया, नेता वगैरह ने लगाया, नेताओं ने, कि कोई दवाई डाल दे रहे और पेड़ में झुलाया जाता, ठीक है, और जब सूख जाएगा तो फिर उसको कटवा लेंगे। तो हमने वो पूछा वहाँ के अधिकारियों से कि भाई ये तो खैर आरोप है, इसमें कोई सत्यता नहीं, लेकिन आप लोग बताइए कि ये क्यों पेड़ सूख गया। तब उन्होंने बताया कि सर एक खास किस्म का बैक्टीरिया आया है जो उत्तर भारत के तमाम क्षेत्रों में फैल गया है, जिसने खास तौर पर फलदार पेड़ों में आम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और हम लोग अब उस बैक्टीरिया का एंटीडोट, माने जो उसको खत्म कर सके वैसी दवाई बनाने के लिए प्रयासरत है, और करेंगे तो धीरे धीरे उससे बचाव हो जाएगा। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि किनारे पर बैठकर कुछ कहना, कोई निष्कर्ष निकालना आसान है, लेकिन जब रिसर्च में आप उतरेंगे तो आप यह तो नई समस्या। तो बच्चों, अभिवृद्धि, अध्ययन और उस क्षेत्र विशेष में काम करने से आपको शोध समस्या का पता चलेगा कि हाँ इस क्षेत्र में यह शोध समस्या है। घर बैठे अगर इंतजार करोगे गुरुजी कोई टॉपिक बता देते जिस पर मैं शोध करना चाहता हूँ, तो गुरुजी जो भी टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक इम्पोज होगा आपके ऊपर, थोपा गया टॉपिक होगा, और उस पर आप अच्छा यानी गुणात्मक रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च वही अच्छा हो सकता है जिससे आप जुड़े हो, भावनात्मक रूप से आप जुड़े हो, ज्ञान के स्तर पर आप जुड़े हो, काम किए हो उस क्षेत्र में, तभी जाकर के बच्चों आप उससे संबंधित रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ थी जिस पर बहुत फोकस कर रहा था, जिससे कि आप जब बहुत कम उम्र में शोध से संबंधित चीज़ों में डाले जा रहे हैं, तो वहाँ पहली प्रॉब्लम जो तुम्हारे सामने आने वाली वो यही आने वाली है। सिर्फ सब बातें पढ़ने पढ़ाने की हैं तो तुम पढ़ लोगे, बता दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में शोध समस्या के चयन अगर कर लिए तो फिर वो शोध कैसे होगा, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उस पर आपकी ट्रेनिंग भी होगी, बहुत सी क्लासेज चलेंगी, प्री पीएचडी कोर्स चलाया जाता है, जिससे कि आप आसानी से उन सब चीज़ों को समझ जाएं। लेकिन शोध के विषय का चुनाव यानी कि पहला चरण जो यही होता है कि भाई प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है
कि जो जिस मुद्दे को तुमने चुना, जिस सोच समस्या को चुना, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यह समस्या चुन ली कि बीएचयू में पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ता प्रदूषण, या यही वाले चुन लिया। तो अब तमाम गाड़ियों की आवाजाही है, लोगों की बहुत ज़्यादा, माने बाहर के लोग बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, बहुत गैदरिंग हो रही है, और गर्मी बहुत है, एसी बहुत है, बहुत से तमाम कारण इसके हो सकते हैं। पेड़ बहुत से सूख गए और कटाई बहुत हो गई है, बहुत अधिक बिल्डिंगें बन गई, भिन्न उद्योगपतियों ने आकर बहुत ज़्यादा माने कि भवन बनवा दिए, जिसकी वजह से पेड़ कम हुए। तो ये लगा ढेर सारे उसके कारण हो सकते हैं। मान लो एक मुद्दा तुमने चुन लिया, तो अब बेटा यह मुद्दा चुनने के बाद तुम्हारा पहला काम होना चाहिए वह उस मुद्दे पर लिखा गया जो लिटरेचर है, यानी जो जो काम हुआ है, जो साहित्य लिखा गया है, समझिए, उसको पढ़ना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब जो मुद्दा आपने चुना उस विषय से संबंधित जो कुछ भी काम हुआ, किताबें आई है, वर्क हुआ है, उसको देखना, उसका अवलोकन करना, इसको कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अभी नहीं जान पाओगे कि इस मुद्दे पर कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया है, क्या हो चुका है, क्या बाकी रह गया है, किस कोण से हुआ, किस कोण से रह गया है, ये सब तमाम बातें कर जानोगे, तभी तो तुम अपने शोध की दिशा तय कर पाओगे। हाँ, इस दिशा माने जंगलों की कटाई, पेड़ों के सूखने और भवन निर्माण की दृष्टि को रिसर्च हो चुका है, लेकिन जो नया नया पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है बीएचयू को, इस वाले एंगल से नहीं हुआ है प्रदूषण पर जो क्या कहते हैं कि काम। तो आप अगर तुम ये बात पढ़ोगे तभी जान पाओ, हो सकता है इस वजह से किसी ने किया हो। अभी अभी मैंने 5 जून को पर्यावरण दिवस पर बीएचयू के कुलपति और भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज आलम ने सेंसस ऑफ ट्रीज, माने कि बीएचयू के पेड़ों का सेंसस किया है, उसकी किताब छप कराई गई है। इस पर एक कार्यक्रम हुआ विज्ञान के सभागार में। तो कितने पेड़, लगभग 50,000 पेड़ लगाए गए उन्होंने, 50,000 से भी ज़्यादा पेड़ है, और लगभग जो है कई 100-200 से भी अधिक माने प्रजातियों के पेड़ बीएचयू। अब ये एक ऐसा रिसर्च है कि बच्चों इसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। रिसर्च के प्रकार को हम चलेंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि एक मूलभूत शोध हुआ, तो आपको इस तरह के लिटरेचर का ये जो छप गया है उसको पढ़ना, इसको कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर तीसरा चरण होता है शोध में बच्चों हाइपोथेसिस या परिकल्पना। हाइपोथेसिस या परिकल्पना का मतलब ये है कि कोई विषय जब आप चुनते हैं तो चुनने के बाद बच्चों एक प्लानिंग करनी। जैसे मान लीजिए ये लगन का सीजन है, शादी विवाह का, इसमें बच्चों हम सभी घरों में शादी विवाह पढ़ते हैं, या जैसे किसी के बच्चे का बर्थडे पड़ रहा है या कोई एनिवर्सरी है, कोई आप पार्टी देना चाहते हैं, किसी ने नौकरी पाली वो पार्टी देना चाहता है, तो आप पार्टी देने से पहले या बारात का स्वागत करने से पहले एक एस्टिमेट बनाते हैं कि भाई कितना बाराती है, कितने लोग खाने वाले रहेंगे, किस किस तरह के रहेंगे, गाड़ी की पार्किंग की क्या सुविधा, भाई कितनी गाड़ी वाले आएंगे, कितना साइकिल वाले आएंगे, कितना जो है सूती वाले आएंगे, कितना साहब वाले आएंगे, अलग अलग किस्मों के लोग हैं कि नहीं। तो बच्चों आप भांत के आंकड़ों के आधार पर अपनी तैयारी करते हैं और परिकल्पना करते, जैसे जो कैटरर होता है उसको आप बताते हैं कि भाई लगभग 400 रुपये है, तो वह ऐसा एस्टिमेट आपको मसाला कितने का लेना है, चावल कितना खरीदना है वगैरह वगैरह बताता है। एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो एक परिकल्पना पर एक हाइपोथेसिस है कि अच्छा हाइपोथेसिस ये भी होती है कि 400 आप बता रहे हैं तो वो 450 और 350 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है, ये मान कर चलता है, समझ गए। तो बच्चों परिकल्पना में क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या संभव निष्कर्ष आ सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तमाम जो आपको आकलन करने होते हैं एक रिसर्चर के तौर पर, ये आपको परिकल्पना में करना है। तो मान लीजिए अगर हम बीएचयू कैंपस में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर रिसर्च करने चल रहे हैं तो इसमें क्या निष्कर्ष आ सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसी नई चीज़ ना मिले जो नया कारक हो प्रदूषण,
और हो सकता है कई ऐसी चीज़ें मिल जाए करें, इससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि कोई विभाग विशेष आपको अनुमति ही न दे अपने विभाग के पेड़ों के बारे में कोई जानकारी लेने की। जैसे हमारे हिंदी विभाग पूछो, ये बड़ा पुराना मोर है, मोर पक्षी, जिसको हमारे विभाग के बहुत पुराने चपरासी जो थे वो दाना खिलाते थे, तो वो उनके पास आता था, उसको सहलाते वलाते भी थे। उस समय के कुलपति सरदार जी सिंह वगैरह देखने जाते थे और उनके प्रश्न वगैरह किया था। तो पक्षी प्रेम ये भी बड़ा उनका हिस्सा है। अभी कुछ दिनों पहले 3-4 साल पहले हम लोगों ने मुहिम चलाई थी IIT के बच्चों से मिलकर, पंख के लिए पानी, यानी कि नारियल का जो खाली खोखा है उसको काम दिया जो है बेचू के तमाम पेड़ों पर, और उसमें पानी रोज भर देते थे, जिससे कि पंछी जो है बेचू के उसमें पानी पी। तो बच्चों हो सकता है कोई विभाग या कोई डीन कहे कि हमारे यहाँ पेड़ में कुछ टूटी पर ठोक पड़े, तो बहुत दिक्कत चलेगी। तो अलग अलग तरह की समस्याएं आ सकती है और अलग अलग तरह के सहयोग भी आपको मिल सकता है। तो बच्चों इन सारी बातों का आकलन परिकल्पना करते हैं, समझ गए। चौथा चरण होगा रिसर्च की डिजाइन आपकी, शोध अभिकल्प इसको कहते हैं, या इसको रूपरेखा भी आप कह सकते हैं, जिसको रिसर्च सिनॉप्सिस भी कहते हैं। शोध सारांशिका या शोध का क्या मतलब ढांचा हो, जिसमें चैप्टर वगैरह आप बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन शोध का एक जो है पूरा अभिकल्प या डिजाइन आप बना लेते हैं। डिजाइन में बच्चों जैसे शोध का टॉपिक शीर्षक क्या होगा, उसकी प्रस्तावना लिखेंगे, शोध समस्या को अलग से रेखांकित करेंगे, यानी कि शोध समस्या किस तरह की है उसका परिचय आप लिखेंगे, शोध का जो ऑब्जेक्टिव है, क्यों आप रिसर्च कर रहे हैं, क्यों आप इसी समस्या को चुने, ये सब बातें लिखते हैं। यानी कि इस तरह शोध किन किन अध्यायों में चैप्टर्स में बटेगा, उसमें किस मेथोडोलॉजी यानी कि शोध प्रविधि का उपयोग या एप्लीकेशन आप करेंगे। अब ये भी एक सवाल है कि शोध प्रविधि किसे कहते हैं, वो भी बात हमें तुम्हें बतानी चाहिए। यानी जो रिफरेंसेज होंगे उसको कैसे आप देंगे, जिनको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, या रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी जिसको कहते हैं, संदर्भ कैसे देंगे, सहायक ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर, ये सब बातें जो है बच्चों आती है शोध अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन की, समझ ये सब बातें, ये वो डिटेल इस पर प्रयास होनी चाहिए। फिर एक चरण होता है सामग्री। अब इसके बाद जब पूरा रिसर्च का खाका तैयार हो गया, अब बच्चों आपको करना होगा सामग्री संकलन, यानी कि सामग्री संकलन वाले मैटर कलेक्शन है ना, मटेरियल कलेक्ट करने जाएंगे। जो रिसर्च आपका है, जिस तरह का विषय है उस तरह का आप मैटर कलेक्ट करने जाएंगे। जैसे किसी का रिसर्च हो सकता है मनोवैज्ञानिक, जैसे कि AI के उपयोग से नौजवानों के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यह जानने के लिए आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको लोगों से इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी और उनके क्वेश्चनर तैयार करना पड़ेगा, प्रश्नावली बनानी पड़ेगी कि भाई आप जब से AI प्रयोग कर रहे हैं तब से इस आपके व्यवहार पर, नींद पर, आचरण पर, दूसरों के साथ आपके जो है सहनशीलता के व्यवहार पर क्या असर पड़ा है, तो सब बातें आप बताएं, तो लिखेंगे, नोट करेंगे। यानी कि जैसा रिसर्च की प्रकृति होगी उस हिसाब से आप मैटर कलेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप जनगणना करने जा रहे हैं तो उसका एक अलग तरीके का मैटर कलेक्शन, रोज जाकर लोगों से, परिवारों के सदस्यों को बारे में पूछना पड़ेगा, लेकिन हमने चुनी तो वहीं से सारी चीज़ें देखो गवर्न होगी, रेगुलेट होगी। और अंत में जब आप मैटर कलेक्ट कर लेंगे तो उसका विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण का निर्वचन माने इंटरप्रिटेशन करेंगे और निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। भाई ये आंकड़ा, ये डाटा है, इस डेटा के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो ये है असल में शोध के भिन्न भिन्न चरण, शोध समस्या का चुनाव, उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन और परिकल्पना, क्या क्या माने समस्याएं आ सकती, क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, फिर एक डिजाइन बनाना और डिजाइन बनाने के बाद सामग्री कलेक्ट करना और फिर उसका विश्लेषण और उसका जो है उसकी व्याख्या, विवेचन, निष्कर्षण, ठीक है, ये चरण है रिसर्च। इसके बाद आज जो बातें आएंगी बच्चों उसमें जो है हमने लिखा है ढेर सारी बातें, तो तुम लोगों को
किस सेमेस्टर में शोध से संबंधित चीजें पढ़ाई जानी है? सातवें। तो ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी तो तुम जान जाओगे। अभी इतनी समझ आपके लिए बहुत जरूरी थी। और एक दो बातें, दोनों थके तो नहीं हो, एक दो बातें मैं बताएं। तो मुझे ऐसा लगा भाई ये बोली विषय है, तुम लोग बहुत मतलब तुम नहीं गए हो, बहुत ही हिंदी पढ़ाना होता तो मैं बताता कि हिंदी कैसे पढ़ते हैं। ये मेरा विषय नहीं, हम लोग तो रिसर्चर होने के नाते, रिसर्च गाइड होने के नाते उतना जानते हैं। वास्तव में रिसर्च मेथोडोलॉजी और शोध का जो है वो बच्चों सोशल साइंसेज का विषय है। उसका जो प्रश्न होगा वो इसके डिटेल में है, पर आप तुम्हें जितना जानना है उसके बारे में मैं जो बता सकता हूँ। तो बच्चों ये रही 2-3 बातें जो अब तक हम लोगों की। पहली बात की शोध का मतलब क्या है, दूसरी बात की शोध की शुरुआत कैसे होगी, यानी कि शोध प्रवृत्ति के बारे में बताया। तीसरी बात ये बताया कि शोध में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तार्किक होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसको कोई दूसरा भी करे तो वो उसी निष्कर्ष तक पहुँचे, है ना। ये माने उसको दोबारा सिद्ध कर सकने की उसको प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये सब बातें बताई। और ये बताया कि शोध जिज्ञासा मूलक भी हो सकता है, समस्या मूलक भी हो सकता है, और वो भिन्न भिन्न विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। और अब जैसे साहित्य वगैरह में ज़्यादा समस्या मूलक चीज़ें नहीं, अब जैसे मान लीजिए कोई रोग आ गया या चिकित्सा विज्ञान का मामला है तो उसके लिए समस्या मूलक रिसर्च होगा। लेकिन साहित्य में तो ये है भाई जिज्ञासा मूलक है, भाई मनुष्य की भक्त काल में चेतना ऐसी क्यों थी, वो एक जिज्ञासा है और उस पर जो है रिसर्च होता है। दर्शन शास्त्र में भी आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है, यह समस्या उतनी नहीं है। जैसे मान लो तुम्हें आत्मा परमात्मा से संबंध नहीं पता है तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि डायबिटीज में इंसुलिन लेना है तो समस्या हो गई, या गेहूँ में कितना उर्वरक डालना है, ज़्यादा डाल दो तो सब सूख जाए, है ना, ज़्यादा पैदावार के ज़्यादा उर्वरक डाल दिए सब जुड़ा। इसलिए बच्चों विषय की प्रकृति के हिसाब से जिज्ञासा मूलकता और समस्या मूलकता आती है, ये सब बातें की। और अंतिम बात हम लोग अभी तक कर ली कि शोध के कौन कौन से चरण होते हैं, स्टेप्स कौन कौन से, स्टेजेस कौन से। तो चरण मैंने बताया कि पहले टॉपिक को आप चुनेंगे, समस्या का चुनाव करेंगे, समीक्षा साहित्य की समीक्षा करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, शोध की डिजाइन बनाएंगे, सामग्री से कलेक्ट करेंगे, उसका विश्लेषण और उसमें उसका निर्वचन और निष्कर्षण करेंगे। ये चलो उसको इसमें बच्चों में एक बड़ी खास बात है वो आगे चलने वाली कि शोध की जो डिजाइन बनाना है, यानी कि जिसे हिंदी में अभिकल्प डिजाइन को हिंदी में अभिकल्प कहते हैं, या इसको सिनॉप्सिस भी आप कहते हैं। तो सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं ये बताना इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि जैसे ही तुम्हें इंटर्नशिप का कोई डॉक्यूमेंट जमा करोगे, क्या इंटर्नशिप के बाद तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है? यस सर। हाँ, रिपोर्ट सबमिट करना है। तो ये जो रिपोर्ट तुम्हें सबमिट करनी है वह रिपोर्ट असल में इसी प्रारूप में लगभग सबमिट करनी है, जो सिनॉप्सिस का प्रारूप होता है इसी रूप में तुम्हें सबमिट करना है। इसलिए इस पर मैं तुम्हें थोड़ा बता दूँ। जैसे पहली चीज बच्चों में है कि जो सिनॉप्सिस या रिपोर्ट बनाओगे उसमें तुम पहले शीर्षक तय करो। शीर्षक का मतलब टाइटिल, कि किस मुद्दे पर तुम अपना जमा कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, किस विषय पर आपने इंटर्नशिप की या किस विषय को इंटर्नशिप में आपने चुना। तो उस टॉपिक को, उस शीर्षक को सबसे ऊपर लिखना है दाग में, और एक बच्चों में थोड़ा जो दिखे अलग से टॉपिक पहले या शीर्षक पहले आप लिखेंगे। ध्यान रहे बच्चों कि शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त हो, जितना कम छोटा हो, और बहुत स्पष्ट होना चाहिए। माने कि ऐसा है कि टॉपिक पढ़ते ही आप किस प्रॉब्लम पर काम करने जा रहे हैं वो समझ में आए। ऐसा नहीं है जैसा मेरा रिसर्च का टॉपिक था। जैसे मैं तुम्हें अपना रिसर्च का टॉपिक बताता हूँ, तो मेरी भी गलती थी और मेरे गाइड की भी, तो मैं डॉक्टर हो गया। अब मेरा वो जो टॉपिक ये है हिंदी में, जो बच्चे हिंदी के वो भी नहीं समझते, जो हिंदी वाले हैं नहीं है उनकी तो बात ही
और मेरा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इतिहास दृष्टियों की भूमिका एवं उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन। ठीक है, अब ये एक तो बहुत बड़ा है, दूसरे साहित्य इतिहास उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य ये सब तमाम चीजें जो है घुसी हुई है। तो बच्चों ये टॉपिक सही नहीं थे, क्योंकि शीर्षक सही है, टॉपिक तो सही है लेकिन शीर्षक सही से बांधा नहीं है। तो मेरे अनुभव की कमी और मेरे गाइड की का ध्यान ना देने की वजह से जैसे यार ठीक है कर लो, कई बार बहुत ध्यान नहीं। तो बच्चों टॉपिक मेरा ये होना चाहिए था, रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इतिहास दृष्टियों की बस इसे बता। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है तमाम, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, द्विवेदी ने लिखा, रामचंद्र द्विवेदी ने लिखा, राम वर्मा ने लिखा, ढेर सारे लोगों ने लिखा, 200 लोगों ने लिखा। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं उनमें उन इतिहास के लिखने वाले या इतिहास के लेखकों का जो इतिहास को लेकर दृष्टिकोण था उसका क्या मतलब, यही मेरा विषय है। जैसे मान लो अकबर के बारे में कोई राष्ट्रवादी लिखेगा इतिहासकार, वो बताएगा भाई अकबर का समय जो सुरयुक्त था, महान था, ये था वो था। लेकिन अगर कोई सांप्रदायिक आदमी लिख दे इतिहास तो कहेगा कि ये सब जो है हमारे मुसलमानों का शासन ठीक नहीं है, सत्यानाश समझ। अब अगर कोई पाकिस्तान का राष्ट्रवादी आदमी लिखता है तो उसके हिसाब से औरंगजेब का समय सोचो, उसके हिसाब से, क्योंकि जो मुस्लिम समाज या समुदाय के अधिक काम किया उसकी वजह से वो सोचून है, और जिसने भाईचारा स्थापित किया तो वो भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार कह रहे नहीं, यहाँ पर ज़्यादा सौहार्द है इसलिए सोचून। तो बच्चों दृष्टिकोण बदलते ही मुगल शासन के 2 राजाओं के 2 बादशाहों के समय का स्वरयुग का कंसेप्ट बदल गया। एक कहेगा ये है, दूसरा कहेगा ये। अभी का जो राष्ट्रवाद है उसकी बात तो अलग ही है, उसमें तो दोनों खाली चाहिए है कि नहीं। अभी का राष्ट्रवाद तो वो धार्मिक किस्म का है, तो उसमें नहीं चलेगा। तो बच्चों कैसे दृष्टिकोण बदलने से, इतिहास दृष्टि बदलने से पूरा का पूरा निष्कर्ष बदल, समझ गया। यानी कि विषय जो है शीर्षक विषय का तुम लोगों को रखना है संक्षिप्त, सरल, सरल माने स्ट्रेट एकदम सीधा, और सबकी समझ में प्रॉब्लम समझ में कि आप आज करना क्या चाहते हैं। जैसे वो 3 इडियट्स के मसीह की परिभाषा बताता है, ढेर सारी परिभाषा वो चतुर्थ बताता है, ढेर सारी कटी हुई, तो वो जो है अच्छा मान लेता है। जब उसी को दूसरे शब्दों में उस फिल्म का नायक बताता है तो टीचर ने कहा कि कहना क्या चाहते हैं, सरल भाषा में समझे, ठीक है। तो बच्चों आपकी जो आपका जो टॉपिक है उसकी ये विशेषता, ठीक, ये समस्या बिल्कुल ऊपर आ जानी चाहिए। जैसे आप लोगों में से कितने लोगों ने गांव या घर में जो है दही का जो मक्खन होता है ऊपर का मलाई होती है उसको उतार कर उसमें से घी बनाते हुए यानी कि क्रीम बनाते हुए देखा है, देखा है ढेर सारे लोग। तो बच्चों तो वो देखो ऐसे ऐसे वो उसको मारती है, वो एक लकड़ी का वो होता है जिसको फाइबर कहते हैं और कहते हैं, मथानी भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। अब वो क्या है कि मथानी से मथते 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 एक खास स्टेज में चला जाता है जब उसमें वो पानी डाल देती है। जब पानी डालेगी तो जो क्रीम है वो ऊपर छछा के ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगता है, उसको उंगलियों से छान के दूसरे बर्तन में रख दिया जाता है। बाद में उसे गर्म करके घी बनाते हैं, बाद में उसको भी प्यूरीफाई करते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसी मलाई की तरफ ऊपर दिखनी चाहिए, तब जान लो कि सही टॉपिक। तो पहला जो तुम रिपोर्ट लिखो उसमें तुम्हारा टॉपिक है। दूसरा बच्चों लिखना है, हेडिंग बनानी है, कॉपी के नीचे हेडिंग लिखोगे प्रस्तावना, जिसको इंट्रोडक्शन कह सकते हो किसी में। प्रस्तावना में बच्चों क्या लिखते हैं उससे दूसरा बता देता हूँ। किसी भी चीज़ की जब प्रस्तावना लिखते बेटा तो उसमें ये बताते हैं कि उस टॉपिक का आपने चुनाव क्यों, जिस टॉपिक का चुनाव किया उसका आपने चुनाव क्यों, पाला क्यों।
और दूसरा यह कि जिस समय आप उस टॉपिक का चुनाव कर रहे हैं उस समय उस विषय की क्या प्रासंगिकता है, रिलेवेंस, क्या जरूरी है इस विषय काम करना, क्यों जरूरी है ना। यानी कि आप जिस विषय को चुन रहे हैं उस विषय को जस्टिफाई कर सकते, पढ़ने वाले को पता है नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर होना चाहिए, ठीक है। ये आप साबित कर सकते उसके रिलेवेंसी, है ना, उसकी प्रासंगिकता, तो क्यों चुन रहे हैं, उसकी क्या प्रासंगिकता है, इतनी बातें लिखनी चाहिए प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। थोड़ा बहुत अगर उस विषय का परिचय भी आप करा देंगे तो कोई बात नहीं है, उस विषय का परिचय भी करा सकते कि क्या भूमिका है, किस क्षेत्र का है, इसके बारे में जब पढ़ते ही समझ में आ जाए तो विषय का परिचय कर सकते हो, क्यों चुना और उसकी प्रासंगिकता क्या है, ये 3 बातें हम प्रस्तावना में लिखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा 60 से 70 शब्दों में भी 7, 8, 10 लाइन में लिखना चाहिए, एक पेज में प्रस्तावना नहीं लिखनी चाहिए या 2 पेज में नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। प्रस्तावना, अच्छी प्रस्तावना हमेशा आधे या आधे से थोड़ा अधिक पृष्ठ में रहती है, समझ गए। जैसे ये पेज है तो लगभग यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक प्रस्तावना अच्छी होगी, इतना तो यही चाहिए, समझ गए। 10 पंक्तियाँ 10 में आ जाती है, कैसा हुआ होना चाहिए। जैसे इधर की बातों में शब्द खर्च नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमारे टीचर ने कहा कि कौन बताएगा कि महमूद गजनवी की भारत पर विजय, ये सवाल पूछा इतिहास के टीचर ने, अच्छा साल में मैं पढ़ता था 96। तो बच्चों एक हमारे क्लास के सबसे कमजोर विद्यार्थी ने, बदमाश था, कमजोर या बदमाश विद्यार्थी था, उसने हाथ उठाया, मैं बताऊँगा, सब लोग आश्चर्य में गए, 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने भारत पर, और सारी विजयों के बारे में, सारे आक्रमणों के बारे में कैसे बता पाएगा। तो खड़ा होगा, टीचर ने भी कहा, बहुत क्यूरियस हो गए टीचर, तुम बताओगे, भाभी जी याद कर रहे हैं, बताओ, खड़ा हो। उसने सिर्फ बेटा इतना ही बोला कि महमूद गजनवी की निम्नलिखित विजय थी, बस कहकर बैठ गया। और क्या कौन बताएगा, कहा कि बस इसके बाद दूसरी हेडिंग है ना, इतना बता रहता है। यानी ये सब बातें कहकर कि निम्नलिखित है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बड़ा महत्व है, ये सब बातें, क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है बता, है ना। मैं आज जिस विषय में बोलने जा रहा हूँ, आपके जीवन में उसका बड़ा महत्व है, बहुत ही सभी विषय, सब बातें नहीं लिखनी है रिपोर्ट में, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों प्रासंगिक है, ये सीधे उस पर ये समझ गए। तीसरी बात जो बच्चों रिपोर्ट में लिखनी है वो है शोध की समस्या, यानी कि जो प्रॉब्लम आपने चुना है उस प्रॉब्लम को थोड़ा एलोबरेट करके बताना है, भाई शोध की समस्या क्या है। जैसे आपने अभी हम जिसका उदाहरण ले लिए थे, तो मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का BHU कक्षा शिक्षण में अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही, कितनी सहूलियत हो रही है, कैसे बच्चे को सीखने में मदद मिल रही है, थोड़ा बाधाएँ आ रही, इन सब मुद्दों पर आप जो है मान लीजिए विषय बता दिया। यह भी तो दर्द तुम लोग झेल रहे हो, ये अभी उसी का ड्रॉबैक है कि नहीं। मैं तो अभी छुट्टी मना रहा था, पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का शिक्षण का प्रभाव, अगर यही टॉपिक आप बता दें तो इस टॉपिक की क्या समस्या है, जैसे भी तमाम समस्या मैंने बताई, इसको थोड़ा एलोबरेट करके आप इसको लिख देंगे, तब पता चल जाएगा कि आपके विषय की वास्तव में समस्या क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पंक्तियाँ रहेगी, 50 शब्द रहेंगे, ठीक है। 50 शब्दों में हम इसको लिखेंगे, शोध की समस्या होगी। 70 शब्दों में प्रस्तावना, 50 शब्दों में शोध की समस्या। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च का मतलब कि शोध का मूल उद्देश्य क्यों आप इस पर करना चाहते हैं, तो समस्या से जुड़ा हुआ ये उद्देश्य भी होगा, जाहिर सी बात है। आप इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इससे आने वाले बैचेज में शिक्षण प्रभावी हो, कैसे छात्रों की समस्याएं कम हो, उनके सीखने और उनकी जिज्ञासा में वृद्धि हो सके, वो बोरिंग ना हो, वो लादा गया ना लगे, है ना। बच्चे इधर घूम रहे हैं, परेशान है,
तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी अटेंडेंस ठीक हो सके, ये सब बातें जरूरी है इसलिए इसमें रिसर्च हो रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव भी बहुत स्मार्ट SMART। एस का मतलब हमने लिखा उसमें देखो, एस का मतलब स्पेसिफिक, यानी जो उद्देश्य बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, और एम का मतलब मेजरेबल, यानी कि जिसको मापा जा सके। ऐसा नहीं कोई अनंत ऐसा उद्देश्य रख लिया जिसका कोई, जैसे प्रेमी लोग रखते हैं उद्देश्य, अपनी प्रेमिका को बहलाने के लिए कहते हैं कि 4 सितारे तोड़कर लाऊंगा, तुम्हारा दामन भर दूंगा, तुम मेरा मिस कॉल का जवाब दो, यानी कि मेरे मैसेज का जवाब दो। अब ये क्या है, यह मेजरेबल सपना नहीं है, इसको कैसे मापोगे? कौन 4 सितारा तोड़ेगा, कौन भरेगा, ये सब कौन कल्पना लोग रोमांस की बात है। तो बच्चों, आपका जो रिसर्च का टॉपिक हो, उसका उद्देश्य हो, वो रोमांटिक नहीं होना चाहिए, काल्पनिक, रोमांटिक मतलब काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि मेजरेबल होना चाहिए। वह जो है अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्त किया जा सके, और साथ ही साथ यानी कि उसमें जो है एक प्रासंगिकता का तत्व, रिलेवेंस, आर का मतलब रिलेवेंस होनी चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि ऐसा कोई उद्देश्य रख लिया, लक्ष्य रख लिया, जीवन भर शोध करूँगा ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। शोध की एक निश्चित सीमा है, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना, 15 दिन, उसके भीतर वो खत्म होना चाहिए। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इस तरह की चीज़ों से युक्त होना चाहिए। बातें आप लिखेंगे कि भाई हमारा शोध क्यों माने कि अचीवेबल है, क्यों जो है मेजरेबल है, क्यों कैसे स्पेसिफिक है, ये सारे गुण उसमें कैसे हैं, ये थोड़ा सा 50-60 शब्दों में नहीं लिखना है, और उसका क्या मूल उद्देश्य बताना है। और फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो ऊपर बताया था कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्च हो चुका, जो मैटर आ चुका है किताब के रूप में या जो है किसी दूसरे फॉर्म में, उससे आप जो है उसका अध्ययन करेंगे और उसकी थोड़ी समीक्षा अपनी रिपोर्ट में करेंगे। ये वाला सेक्शन जो है 100 शब्द से 150 शब्द जा सकता है, यानी कि 1 पेज से 1.5 पेज के करीब आप लिख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों आता है शोध प्रविधि। ये पूरा अलग से इस पर एक क्लास होनी चाहिए। इस पर बच्चों 6 महीना क्लास चलेगी। जब आप PhD करने आएंगे तो रिसर्च मेथडोलॉजी पर 6 महीने क्लास चलेगी, अकेले रिसर्च मेथडोलॉजी। आप सोचिए कि मैं कुछ मिनटों में कैसे इसे समझा सकता हूँ, तो सिर्फ इतना ही तुम्हें समझाना है। तो बच्चों, शोध प्रविधि का मतलब ये है कि जो मेथड, शोध करने का जो मेथड है, कोई काम करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है ना। आप कोई भी चीज़ कहीं से उठा कर डाल देंगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जैसे मान लीजिए आप नींबू निचोड़ते हैं गिलास में, हमने कहा है तुम्हारे कमरे पर, मान लीजिए किसी छात्र के कमरे पर आ गए, हमने कहा कि जो तुम्हारे कमरे पर आते तुम लोग ही पढ़ा देंगे, तो तुमने कहा अच्छा सर क्या पिएंगे, हमने कहा कि भाई कोई नहीं पीते भी, नींबू का पानी पिए। अब नींबू का पानी बनाना है, उसका भी अपना एक मेथड है। अगर नींबू काटा तुमने, नींबू कैसे काटोगे? नींबू में बच्चों 2 तरफ, एक तरफ पेड़ में लगा रहता है, दूसरी तरफ उसका समाप्ति वाला बिंदु है। अगर तुमने उसको बीच से नहीं काटा तो नींबू का रस नहीं निचोड़ पाओगे। अगर ऐसे काट दिया, यानी कि अगर वर्टिकल काट दिया तो नहीं मिलेगा, उसको जो है हॉरिजॉन्टल काटना पड़ेगा। ये तो यही मेथड का हिस्सा हो गया। अब अगर आपने पानी में डायरेक्ट नींबू निचोड़ दिया, सारे बीज पानी में चले जाए। अब अपने सर को तुम अगर बीज से भरा हुआ पानी दोगे तो सर सूखे नहीं जाएगा, है अब बताओ क्या हो जाएगा। इसलिए उसको आप एक छलनी में उसको निचोड़ेंगे तो बीज छलनी पर आ जाएगा और उसका रस नीचे पानी में चला जाएगा। नमक भी मिलाना है तो पूछ करके कोई आप नमक देते ही नहीं, तो उसका BP हाई हो जाए नमक पीने से। तो बच्चों, अगर एक नींबू के गिलास को बने, एक गिलास नींबू का पानी बनाने का अगर मेथड का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो बच्चों आप अंदाजा लगाओ कि रिसर्च में तो मेथड की जरूरत पड़ेगी। विधियाँ कौन सी प्रयोग करेंगे, विधियाँ कौन सी प्रयोग करेंगे, इसको कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। जिसमें बच्चों सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है शोध की प्रकृति यानी स्वभाव को समझना। जो विषय तुमने चुना है, जो प्रॉब्लम चुनी है, जो शोध का शीर्षक है तुम्हारा, उसका स्वभाव कैसा
तुलनात्मक किस्म का है। जैसे हम एक टॉपिक ले लें कि भाई तुलसीदास और कबीर के साहित्य में स्त्री का अर्थ है, तो अब एक तुलनात्मक है। जैसे हमने ये चुनाव कर लिया कि संस्कृत और हिंदी में राम काव्य परंपरा। अब भगवती वगैरह ने क्या कहा है, उधर तुलसीदास वगैरह ने क्या कहा है, अभी देखो तुलनात्मक नेचर का आपका हो गया, तो आपको पहले उसका नेचर पकड़ना होगा। इंटरडिसिप्लिनरी तो नहीं है, यानी कि अंतरानुशासनिक तो नहीं है। तो भाई आपका जो शोध का विषय हो सकता है उसमें साइंस के, सोशल साइंस के कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़े, इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, तो उसके प्रकृति आपको पहचाननी है। जैसे हो सकता है आपका रिसर्च सर्वेक्षणात्मक हो, सर्वे करने जाना पड़े, या आपका रिसर्च लाइब्रेरी में बैठ कर पूरा किया जा सके, किताबें पढ़े लिखी, सर्वे की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है उसको प्रयोगशाला में जाकर सिद्ध करना पड़े, प्रयोगात्मक किस्म का हो। तो बच्चों पहली बात जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में तुम्हें पकड़नी है वो यह है कि आपके शोध का जो विषय है उसका नेचर इंटरडिसिप्लिनरी है, कंपैरेटिव है, माने कि एक्सपेरिमेंटल है, कैसा है कि लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है, कि उसमें लोगों का साक्षात्कार करना पड़ेगा, कैसा है उसका नेचर पकड़ना पड़ेगा। और यह नेचर पकड़ने के लिए बच्चों तुम्हें सबसे पहले रिसर्च के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च, जो कि आज मैं नहीं बता पाऊँगा, जो वक्त बहुत हो जाएगा और तुम लोग बहुत परेशान हो जाओगे, इतना ज्ञान नहीं पूछेंगे। इसलिए उसमें मैंने लिख दिया, दूसरे वाले पेज में सब लिखा है, तो उसको ध्यान से पढ़ो, सब पढ़ने में आ जाएगा। थोड़ा नोट्स दिया जा रहा, लेकिन पढ़ोगे तो सब समझ में आए। मुझे उम्मीद थी कि मैं सब बता ले जाऊँगा, लेकिन बातचीत के क्रम में पता नहीं चल पाता कि बताने में बहुत सी बातें इधर नहीं बताते हैं। इसलिए बच्चों उसको तो पढ़ लेना, फिर पढ़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा कि रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं। जब तुम प्रकार समझ जाओगे ठीक से, तब अपने रिसर्च का प्रकार जान जाओगे, अच्छा मेरा रिसर्च वर्णनात्मक है कि प्रयोगात्मक है, कि ऐतिहासिक है, कि जो है मैंने अप्लाइड है, कि फंडामेंटल रिसर्च है, कि क्वांटिटेटिव है, कि क्वालिटेटिव है, किस तरह है, समझ गए। और जैसे ही तुम ये बात मैंने इसको क्लासीफाई कर ले जाओगे, वैसे ही तुम उसके नेचर को तुरंत बोल करोगे, ये है इसका नेचर। और जब नेचर पकड़ लोगे तो उसके हिसाब से शोध की प्रविधि अपना सकते हो। जैसे मान लो तुमको पता चल गया कि रिसर्च इंटरव्यू बेस्ड होगा, तब आपको एक सैंपल लेना पड़ेगा कि भाई हमको किनका किनका इंटरव्यू लेना है। जैसे मान लो तुमको ये चुनाव में 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसका भी तुम्हें अब शोध करना है, जाहिर सी बात है। अब इसके लिए तुम्हें सर्वे करना पड़ेगा, लेकिन सर्वे करने में सैंपलिंग करना पड़ेगा। सैंपलिंग का क्षेत्र कौन, अब तुम बनारस चुनोगे, शहर चुनोगे, तो जाहिर सी बात है उसमें ऊंची जातियों के अधिक लोग मिलेंगे, बढ़िया और ऊंची जातियों के लोग, और हक और ज़्यादा जो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, ज़्यादा भाजपा माइंडेड लोग मिलेंगे। अरे आप बनारस के गाँव में चले जाएंगे तो अलग अलग जातियों के लोग मिलने लगेंगे, वहाँ पर ऊंची जातियों के लोग अधिक दिखेंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो क्या कहते हैं कि वोटिंग पैटर्न होगा वो केवल माने भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, दूसरी छोटी क्षेत्र दलों के भी वोटर दिखने लगेंगे। सवाल ये है कि आपने सैंपल चुना किसको, सैंपल साइज क्या चुना और किससे इंटरव्यू किया। आप केवल ऊंची जातियों के लोगों से आपने इंटरव्यू किया तो आपको लगेगा कि दोबारा जो बीजेपी सरकार आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पता चला कि कांग्रेस वाले वर्ग का मूल्यांकन कर लिया तो कहेगा मेरे भाई हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों आधारों पर अलग अलग आप सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। सही निष्कर्ष निकालने के लिए बेटा आपको शहरी क्षेत्र, उच्च वर्गीय क्षेत्र, आर्थिक रूप से जाति के आधार पर उच्च और निम्न वर्ग हमें जातियों के लोगों को, ग्रामीण इलाकों को, हर तरह के इलाकों से पर्याप्त सैंपल लेने होंगे, तब आप सही ढंग से इंटरव्यू और सर्वेक्षण करके निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। यानी कि जैसे ही रिसर्च का टॉपिक तय हुआ, समस्या का की प्रकृति आपने पहचानी, वैसे ही आपका काम समझ में आएगा करना क्या, समझ गए। ये है रिसर्च का मेथोडोलॉजी का एक काम। अब जैसे डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा कलेक्शन में वही सैंपल जैसा चुनो तो उसी हिसाब से डेटा कलेक्ट करोगे।
तो डेटा कलेक्शन सैम्पलिंग कहाँ करना, सैंपल साइज कितना बड़ा होगा, उसकी विविधता मतलब उसमें डाइवर्सिटी कितनी होगी, ये सब बातें आप देखेंगे। उसमें बच्चों कई बार प्राथमिक यानी प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं। प्राथमिक डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक डेटा उसको कहते हैं जो सीधे मुख्य स्रोत से लिए जाए। जैसे मान लीजिए मेरा मैं किसको कोड दूंगा, आप मुझसे सीधे पूछते हैं, ये प्राइमरी डाटा होगा। लेकिन अगर आप मेरे क्षेत्र में एक जगह पान की दुकान पर बैठ कर जानकारी कलेक्ट कर घर ही हो, चौरसिया हो, घर पहाड़ हो, घर पंडित हो, चुन कर आप बोलते हैं पंडित जी को तकलीफ दी है, ये लोग इनको देंगे। ये सैम्पलिंग जो होगी ये डिस्कस या असल में प्राथमिक डेटा नहीं है, आप सेकेंडरी टेंसरी डेटा इस्तेमाल करेंगे। किताबें हैं या इस तरह के दूसरे लोगों द्वारा बताई गई बातें हैं, वो सब प्राइमरी नहीं होती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें हमारे काम के लिए किस तरह के स्रोत की ज़्यादा जरूरत है। तो ये सब डिसीजन आप लेंगे जब आप शोध पद्धति में घुसेंगे। अब जैसे विश्लेषण की तकनीक यह भी बेटा हुआ है शोध पद्धति में। तो विश्लेषण की तकनीक का मतलब आप अपने डाटा का विश्लेषण कैसे करेंगे। सांख्यिकी सॉफ्टवेयर से करेंगे। जैसे कोई साइंस का प्रॉब्लम है, कोई मान लीजिए डीएनए वगैरह का आप विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत डेवलप सॉफ्टवेयर है, उससे आप कर पाएंगे। ये हिंदी इतिहास और ये जो हमारे संस्कृत वगैरह के बच्चे हैं, इनको इतनी जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग आसानी से उसका डिस्कस निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब जैसे ग्राफ हो गया और जैसे जो है किताबें हो गई, इन सब चीज़ों के आधार पर आप विश्लेषण करते हैं, लोगों से टाइप भी करते हैं। तो ये काफ़ी विषय के नेचर के आधार पर है। तो शोध का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें क्या रहता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में बच्चों शोध की प्रकृति को पहचानना, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, सैम्पलिंग का क्या रूप होगा, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, ये सब जो तकनीकी पक्ष है इसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। इसमें एक बात जो बहुत जरूरी है तुमको बताना, वो है अध्यायीकरण, चैप्टराइजेशन। चैप्टराइजेशन बच्चों तुरंत पहले नहीं करना हो, जब पूरा काम आप कर लेते हैं और इसमें आप थोड़ा अपने गाइड का या अपने टीचर का की मदद लें तो चैप्टराइजेशन ज़्यादा बढ़िया होगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिया कि भाई एनईपी का बेचू शिक्षण में हमारे एनईपी का शिक्षण का प्रभाव मान लिया। अब इसमें पहले एनईपी नीति और उद्देश्य ऐसा एक चैप्टर बनाएंगे, परिचय इंट्रोडक्शन है ना, एक चैप्टर बन गया। दूसरा चैप्टर बनाएंगे कि एनईपी और पुरानी शिक्षा नीति का इतिहास और उसका संबंध, ये दूसरा चैप्टर बनाएंगे। तीसरा चैप्टर बनाएंगे कि एनईपी की प्रमुख नीतियाँ, प्रमुख योजनाएं या उद्देश्य, वो सब बता देंगे। इसमें क्या क्या योजनाएं, कैसे कैसे करिकुलम को पूरे डिजाइन किया गया है। फिर एक चौथा चैप्टर बनाएंगे कि एप्लीकेशन उसका क्या है, मतलब कि व्यवहार में कैसे वो उतरा है ना। और फिर उसके निष्कर्ष को संधार में निष्कर्ष और उसकी सीमाओं को, ये 4-5 चैप्टर होगा, समझ लो। ऐसे चैप्टराइजेशन करेंगे जिससे कि आप अध्यायवार अपनी पूरी समस्या का प्रतिपादन कर सकें। और अंत में एक बात जो बतानी बहुत जरूरी है, वह बच्चों संदर्भ ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी। संदर्भ ग्रंथ सूची में बच्चों जैसे दो शब्द चलते हैं, एक है सहायक ग्रंथ सूची, एक है संदर्भ ग्रंथ सूची। समझिए, जब कोई किताब खोलते होंगे तो बाद में तमाम किताबों का जिक्र रहता है, उसी को बिब्लियोग्राफी कहते हैं। सहायक ग्रंथ सूची के दो जो है क ख अ ब ए बी दो खंड होते हैं। सहायक ग्रंथ सूची में पहला खंड होता है आधार ग्रंथ और दूसरा होता है संदर्भ ग्रंथ। यानी कि सहायक ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ दोनों एक ही नहीं। सहायक ग्रंथ एक बड़ी चीज है जिसमें दो खंड है। सहायक ग्रंथ सूची का है आधार ग्रंथ, का है संदर्भ ग्रंथ। आधार ग्रंथ का मतलब बच्चों जो किताबें, जो मटेरियल उस रिसर्च को करने में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया है। जैसे मान लीजिए हम लोग
टॉपिक चुना है कि तुलसीदास और कबीर की कविता में स्त्री। तो हमें तुलसीदास और कबीर की कविताओं की जो किताबें हैं ये सब आधार पर हैं। जैसे आपने चुना कि भाई एनईपी का क्या प्रभाव पड़ा बीचू के शिक्षण पर, तो एनईपी की जो पूरी गाइडलाइन है वो आधार ग्रंथ हो जाएगा, और जो शिक्षा विभाग निकाला, और जो बीएचयू ने एनईपी के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम विभिन्न विभागों बना के दिए हैं वो आधार ग्रंथ हो जाएगा। और संदर्भ ग्रंथ क्या है? संदर्भ ग्रंथ का मतलब ये हुआ कि अब बच्चों इस बात को समझने के लिए जो दूसरे लोगों ने किताबें लिखी, जैसे तुलसी कबीर की स्त्री को समझने के लिए रामविलास ने, रामचंद्र सिंह ने, हरियाणा साहब ने जो किताबें लिखी उसको हम सहायक संदर्भ ग्रंथ हैं। सहायक ग्रंथ दोनों है, आधार ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ दोनों सहायक ग्रंथ है। लेकिन संदर्भ ग्रंथ जो है वह दूसरों के द्वारा लिखी गई जो सामग्री किया गया शोध है वो सब सहायक संदर्भ ग्रंथ में आता है। संदर्भ ग्रंथ सूची पत्र पत्रिकाएँ हैं, सोशल साइट्स हैं, दुनिया भर के ब्लॉग हैं, जो भी आप सोच चुके हैं वो सब संदर्भ ग्रंथ में लिखो। समझ गए? तो सहायक ग्रंथ के अंतर्गत आधार में जो संदर्भ ग्रंथ आता है, तो कभी कोई पूछ दे भाई सहायक ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, तो आप बताइए कि संदर्भ ग्रंथ जो है वह सहायक ग्रंथ का एक कंपोनेंट है, भीतर का तत्व है, उसमें आधार ग्रंथ भी आता है। समझ गए? और बच्चों रिफरेंस जो है जब हम देंगे कोई बात लिखेंगे तो हम नंबर लगाकर पहले फुटनोट देने की परंपरा, जैसे मतलब हमने यहाँ लिखा है या कोई ऐसी बात आ गई तो उसका हम यहीं पर फुटनोट दे देंगे। लेकिन अब यह परंपरा जो है लगभग खत्म हो गई है। अब चैप्टर के अंत में हम सारे जो है रिफरेंसेस देते हैं। और बच्चों जो सोशल साइंसेज और साइंसेज हैं उसमें जैसे विंध्याचल यादव किताब है तो यादव विंध्याचल लिखने की किताब है, लेकिन लिटरेचर में खासतौर पर हिंदी और दूसरी कला जो आर्ट्स फैकल्टी में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में ये कम प्रचलन में है, बहुत कम प्रचलन में है। ज़्यादातर सीधे ही नाम लिखते हैं, पहले अल्फ़ाबेट से उसको सजाते हैं। जैसे मान लीजिए ए नाम से जितने भी उनको सजाएंगे, बी से सी से है, और उनका नाम पहले लिखेंगे, फिर उस किताब का नाम लिखेंगे, उस किताब का प्रकाशक कौन है, कहाँ से प्रकाशित हुई वो लिखेंगे, फिर प्रकाशन वर्ष लिखेंगे, और प्रकाशन वर्ष लिखने के बाद जो है उसका कौन सा वॉल्यूम है, आवृत्ति क्या है वो लिखेंगे, और फिर मूल्य लिखेंगे कितने का मिलता है। ठीक है, ये सब बातें लिखी जाती हैं। तो ये जो रिफरेंस कैसे लिखा जाता है इस पर भी एक अलग से क्लास लिखा सकते हैं, बहुत डिटेल इसकी तमाम विविधता है, बहुत टेक्निकल है। लेकिन मैंने सबसे तो तुमको सामने तो बोल दिया जैसे तुम उससे परिचित भर हो। और जब जो है लिखना अपनी रिपोर्ट तो उसमें कुछ ग्रंथों का नाम, कुछ सहायक सामग्री का नाम लिख देना, और अपने संबंधित टीचर या किसी को दिखा देना कि ये रिफरेंस सही लगाए गए हैं कि नहीं। क्योंकि बच्चों जो आपका प्रतिवेदन चेक करेगा, यदि रिपोर्ट चेक करेगा, वह कभी भी आपकी रिपोर्ट पढ़ेगा, बहुत कम बार होगा जब वो पढ़ेगा। इतने बच्चों की रिपोर्ट कोई नहीं करेगा। क्या वो यही टेक्निकल पक्षों को देखता है कि क्या तुमने अपने टॉपिक की प्रकृति का सही पहचान किया है, सही रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है, क्या इस टॉपिक पर हुए पुराने और बहुत महत्वपूर्ण कामों को ध्यान में रखा है। ऐसे मानो मैं साहित्य का विशेषज्ञ हूँ, तुलसी कबीर पर तुमने टॉपिक बनाया है, अगर तुमने तुलसीदास और माता प्रसाद गुप्त और रामचंद्र सिंह के काम का जिक्र नहीं किया तो मैं उसको बुरा मानूंगा। इसे सही रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कबीर और तुलसी पर जो सबसे माइलस्टोन वर्क है वो तो हजरत साहब ने दिया सुबह जी का है, उसको तुम्हें तो जिक्र करना ही चाहिए, डिविजन का है, जिक्र करना ही चाहिए। तो इसीलिए हर विषय का जो जानकार होगा वो तुरंत बता देगा कि पर्यावरण प्रदूषण वाले पर इसका काम जरूरी था तुम्हें देखना चाहिए, वो तुरंत उसकी नजर वहीं जाएगी और उसका संदर्भ तुमने बिब्लियोग्राफी में दिया है कि फिर वो पलटेगा अध्याय कि चैप्टराइजेशन इसका कितना साइंटिफिक और कितना साफ, और चैप्टराइजेशन अगर बढ़िया है तो अंत में वो बिब्लियोग्राफी देखेगा कि किन किन संदर्भों का प्रयोग किया है। संदर्भ बहुत प्रामाणिक होने चाहिए, स्तरीय होने चाहिए, मानक स्टैंडर्ड होने चाहिए, बिना कि केहू कभी संदर्भ में ज़्यादा है, यानी कि आए गए आदमी का नहीं, बहुत वेल रेड वेल इस्टेब्लिश
विद्वान व्यक्ति का आप जो है संदर्भ दें, और संदर्भ देने का जो मेथड है वह जो है बहुत सटीक होना चाहिए। तरीका उसका जो हमने बताया, किताब का नाम, प्रकाशक कब का प्रकाशन है ना, और उसकी आवृत्ति है, संस्करण कौन सा है, और फिर कितने किताब है। इससे पता चलता है कि आपने फर्स्ट हैंड वो किताब देखी। जैसे ही वो पलटेगा वो जान लेगा कि हाँ इस बच्चे के हाथ में किताब आई थी कि नहीं आई। कहीं से रकम मार के लिखा है, उतारा है कि फर्स्ट हैंड छू करके देखा है, तो उससे आपको मिल जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे रिपोर्ट को कूड़े में फेंकना और अच्छी जगह फेंकना। 5 मिनट बहुत ज़्यादा मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, और आपको लिखने में 15 मिनट लगेगा। समझ गए? तो उसके तकनीकी पक्षों पर आपको ध्यान दें। जैसा हम लोग कभी जाते हैं कपड़ पर जाते हैं ना, अभी आप बेकार बात हो रही है, अब एक साल आप बेकार बात है, उसको मत बेकार है ना। अपने वक्तव्य के द्वारा और आपने जो विषय हमारे साथ साझा किया, जो कि एक तरीके से बहुत बोरिंग विषय है, आप मुझसे इतने रचनात्मकता के साथ और इतने आकर्षक तरीके से प्रस्तुतियाँ के साथ यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई भी इतना अपने आप में यहाँ पर बोल फील नहीं किया होगा। आपने जिस विषय को यहाँ पर उठाया शायद उसकी वजह से इतना आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, शायद उस तरीके से उस तरह जितने लोगों को जानने का रुझान है वो लोग काफ़ी मददगार हुए होंगे इस वक्तव्य के द्वारा। और आपकी जो भाषा शैली रही, आपकी अकादमिक जो गहराई रही है इस विषय पर, अब वो काफ़ी सहजता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत भी हुई और अपना आपने बहुमूल्य समय यहाँ पर हम लोगों को दिया और अपने इस अमूल्य ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। इसके लिए मैं 2 पंक्ति आपके लिए अर्ज करना चाहूँगा कि गुरूर ए इल्म नहीं इल्म की रवानी है, गुरूर ए इल्म नहीं इल्म की रवानी है, आपके लफ्जों में तजुर्बों की कहानी है। कबूल कीजिए हमारा दिले शुक्रिया, कबूल कीजिए हमारा दिले शुक्रिया, आपकी रहनुमाई हम पर बड़ी मेहरबानी है।